हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में। वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया है, किंतु दुनिया के लिए ये अवधारणा नई नहीं है। कई यूरोपीय देशों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कई राज्यों, चीन, सिंगापुर और यहाँ तक कि खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को कई वर्षों से अपनाया जा रहा है। अपने देश में इसकी व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा की गई। इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में इस प्रकार है। एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। इसका जो आधारभूत लक्षण है वो ये बताता है कि इस कंपनी का जो सदस्य है वो केवल एक ही होगा। इस तरह से एक व्यक्ति कंपनी के जो मुख्य जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो है वो उसका अंशधारी होगा, यानी सोलो। कोई भी व्यक्ति जब उसमें पूंजी लगाएगा और उसको अंशों में डिवाइड करेगा तो उसका पूरा जो सब्सक्रिप्शन जो है वह अकेला व्यक्ति करेगा। इस तरीके से वो व्यक्ति जो अकेला है वह अपना एक नॉमिनी नियुक्त करेगा। वह अपने देश का नागरिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, और वो व्यक्ति जब उस व्यक्ति के कुछ हो जाए तब उसकी जगह वो ले सकता है। इसलिए एक नॉमिनी का होना इसमें ज़रूरी है। डायरेक्टर के बारे में इस कंपनी अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति अगर इसमें डायरेक्टर बनता है तो वह आराम से अपना काम चला सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम वो 15 डायरेक्टर्स जो है वो नियुक्त कर सकता है। इन सब के अलावा जो एक जो कंपनी है, जो दूसरी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के भी जो सारे लाभ है वो इस एकल व्यक्ति कंपनी को मिलते हैं और वो सारे गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। जैसे समामेलित संस्था, यानी इसका एक रजिस्ट्रेशन प्रॉपर चैनल से करवाना पड़ता है, और कंपनी अधिनियम में जो प्रावधान दिया गया है उनके अनुसार इसका इनकॉर्पोरेट होता है। इसका निजी कंपनी के रूप में भी आप समामेलन करवा सकते हो। एक अगर समय अवधि में आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, मैं इसको एक सीमित निजी कंपनी के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी ये एक कृत्रिम व्यक्ति भी है, क्योंकि इसका अपने जो सदस्य है उनसे पृथक अस्तित्व होता है, और जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उससे इसका अस्तित्व अलग होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व, इसमें भी दूसरी कंपनियों की तरह अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति, एकल व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति उसका कर्ता धर्ता होता है और एक व्यक्ति की
आयु सीमित होती है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह कंपनी समाप्त नहीं होगी या उस कंपनी का विघटन नहीं होगा, बल्कि वो अपने जीवन काल में ही नामांकित व्यक्ति को नामित करके जाता है। तो ऐसी दशा में उसकी मृत्यु के पश्चात वह नामित व्यक्ति उस कंपनी को संभालेगा, उस कंपनी का कारोबार देखेगा। इस तरीके से उस व्यक्ति के जाने से उस कंपनी के अस्तित्व के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कह सकते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी भी अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व वाली कंपनी है। इसकी भी एक सार्व मुद्रा, जिसको अपन सील बोलते हैं, वो इसकी होती है। अंश पूंजी कंपनी अधिनियम 2013-15 में जो है संशोधन के द्वारा इसकी जो अधिकतम अंश पूंजी है वो 50 लाख रुपए तक कर दी गई है। अंशों का हस्तांतरण या शेयर का जो ट्रांसफ़र है वो अपने व्यक्ति के स्वतः अंतरित, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में वो जो शेयर जो है उसके पास में उस व्यक्ति के, वो उसके नामांकित व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। दूसरी कंपनियों की तरह जो मुख्य जो लाभ होता है सीमित दायित्व, तो एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में भी जो है दायित्व उनका सीमित हो जाता है और इस सदस्य का दायित्व भी उस द्वारा जो जितनी पूंजी एकल व्यक्ति कंपनी ने कर रखी है और उसका जितना ड्यू है, बकाया है, वहाँ तक कि उसका जो है दायित्व रहता है, यानी इसका दायित्व भी दूसरी कंपनियों की तरह सीमित होता है। अनुबंध करने की क्षमता, यानी प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में भी अनुबंध करने की क्षमता होती है। उसकी ये क्षमता उसके सीमा एवं अंतर नियमों की सीमा के भीतर ही होती है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी ये कृत्रिम व्यक्ति है तो उसे भी अपने अनुबंध किसी मानवीय एजेंट के माध्यम से ही करने होते हैं। कर योग्यता, यानी प्रत्येक एकल व्यक्ति कंपनी पर कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से वाद प्रस्तुत कर सकता है अथवा कंपनी भी किसी अन्य व्यक्ति पर अपने अधिकारों के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकती है। इसमें भी दूसरी कंपनियों की तरह प्रबंधकीय दल या संचालक मंडल कह सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति कंपनी के संचालक मंडल में न्यूनतम एक संचालक होना आवश्यक है, किंतु इसमें भी अधिकतम 15 संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी आवश्यक समझे तो अन्य कंपनियों की तरह ही एक विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या को 15 से भी अधिक कर सकती है। इसी तरीके से स्वतः उत्तराधिकार, यानी एक व्यक्ति कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने के उपरांत उसके नामांकित व्यक्ति को उसके सभी अंशों एवं उन पर जो लाभांश दिया जाता है या जो अन्य अधिकार है उन पर उसका अधिकार हो जाएगा तथा उन सभी दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी होगा जिनके लिए वह एकाकी सदस्य उत्तरदायी था। इसके अलावा भी जैसे दूसरे अधिकार है, पृथक संपत्ति कंपनी अपने नाम से रख सकती है। जो वैधानिक दायित्व दूसरी कंपनियों का होता है वैसे इस एकल व्यक्ति कंपनी में भी होगा। उपक्रम या संपदा से पृथक कंपनी का अस्तित्व होता है। उसका निवास स्थान, राष्ट्रीयता, नागरिकता एवं मूलाधिकार इसमें नहीं है और इसका दुश्मन चरित्र भी इसमें देखा जाता है। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है इसमें दिए हुए हैं, जैसे इसमें एक से अधिक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन में नहीं हो सकते। जो अवयस्क है, माइनर जो है वो इसमें सदस्य नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 1% कंपनी को का रजिस्ट्रेशन जो है दूसरी कंपनी में अगर कराना चाहता है सेक्शन 8 के अंतर्गत तो वो करवा सकता है। इसी तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो है
वो नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर कोई भी वन पर्सन कंपनी यानी एकल व्यक्ति कंपनी अगर ये चाहे कि उसका जो बिजनेस है 2 साल के अंदर अंदर, और या तो वो 50 लाख की जो सीमा है उससे अधिक उसकी जो है प्रदत्त पूंजी हो जाए, या उसका जो एवरेज टर्नओवर जो है बिजनेस का वो अगर 2 करोड़ से अधिक है, जो उसकी 50 लाख की पेडअप वैल्यू से अलावा, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है दूसरी कंपनी प्राइवेट कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। या ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ये पाया जाता है कि एवरेज 2 करोड़ से अधिक हो रहा है और उसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख से अधिक हो गई है, तो उसको प्राइवेट कंपनी के रूप में मान लिया जाता है। धन्यवाद।